वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 56 जिसका टॉपिक है मुद्रा एवं साख। बच्चों, ये अर्थशास्त्र के आपका पुस्तक का तीसरा पार्ट है और आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपने जब वर्कशीट खोली होगी तो इसमें देखा होगा कि इस वर्कशीट के जो तेवर हैं या जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है और इसमें मुख्य रूप से प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसके हमें हल करनी है। तो बच्चों, हमें पिछले वर्कशीटों में क्या होता था कि उसमें कंटेंट भी दिया होता था और प्रश्न लिए होते थे, तो हमें उससे कंटेंट पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। लेकिन चूंकि इसमें कंटेंट नहीं है, इसीलिए हमें मुख्य रूप से हमें अपनी किताब की जो पार्ट 3 है उसे पढ़नी होगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि उस चैप्टर को थ्रोली 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दें। आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए हम आपके उस पार्ट पर भी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आपके उस पार्ट में किन किन टॉपिकों पे बात की गई है। बच्चों, ये रहा आपके अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और साख। और इसमें देखेंगे आप, मुद्रा का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे और साख का मतलब, मुद्रा का मतलब है विनिमय का माध्यम। आप देखेंगे पहला टॉपिक ही है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। ठीक है। अब बहुत प्राचीन काल में जब लोगों की आवश्यकताएं कम थी, चीजें कम थी, तो मान लो किसी एक व्यक्ति के पास कोई चीज है तो उस चीज को वो दूसरा व्यक्ति से बदल लेता था और उसके बदले में दूसरे व्यक्ति के पास जो चीज थी वो पहले व्यक्ति को दे देता था। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता था। इसी को हम विनिमय कहते हैं। विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज मतलब बदल लेना। हमने कोई चीज दी और उधर से भी कोई दूसरी चीज ले ली। लेकिन जैसे जैसे चीजों की वैरायटी बढ़ी, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लोगों तो एक्सचेंज करने में जटिलता आने लगी। आप जटिलता को इस माध्यम से, इस जो कार्टून दिया हुआ है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इस व्यक्ति को गेहूं चाहिए लेकिन इसके पास जूता है तो ये जूता दे सकता है, लेकिन गेहूं चाहिए इसको। इसके पास जूता नहीं चाहिए, इसको कपड़े चाहिए, लेकिन गेहूं है इसके पास, तो ये गेहूं तो इसको दे सकता है लेकिन ये जूता ये नहीं ले सकता, तो इसीलिए ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो इसके पास मुझे जूते चाहिए, यानी इससे ये ले सकता है, लेकिन इसके पास जो बर्तन है ये इसे नहीं चाहिए, इसे तो गेहूं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाया। तो इस तरह से जब जटिलताएं बढ़ने लगी तो उसमें मुद्रा का, जब ये जटिलताएं आने लगी तो इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संजोग कहा गया, कि दोनों तरफ से आवश्यकताएं समान होगी, एक दूसरे की पूरक होगी, तभी एक्सचेंज हो पाता था। तो इसी को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संजोग। और ये दोहरा संजोग मिलने में काफी समस्या होती थी, तो इसीलिए इसको एक माध्यम की जरूरत थी और आगे चल करके विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का आविष्कार हुआ, प्रचलन हुआ। अब मुद्रा में क्या था कि किसी भी चीज, व्यक्ति को कोई चीज बेचनी है तो वो मुद्रा रुपए में बेच लेगा, किसी भी मुद्रा में, और दूसरे व्यक्ति ने भी मुद्रा में बेच लिया। ठीक है। और मुद्रा से वो उसके खरीद लिया, वो उससे खरीद लिया, जैसे आजकल होता है। तो इस तरह से विनिमय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन क्या यह मुद्रा का प्रचलन हमेशा से एक ही जैसा रहा? बिल्कुल नहीं। पर प्राचीन काल में मुद्रा को किसी वस्तु को रूप में इस्तेमाल किया गया, कोई वस्तु, कोई भी चीजें, तो जिसे हम कहते हैं वास्तविक मुद्रा, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है। क्योंकि इन चीजों की अपनी वैल्यू थी, उसी की मूल्य थी, जितना उसका मूल्य था वो उसकी कीमत थी। गहने भी इस्तेमाल होते थे। बहुत बार प्राचीन काल में तो गायों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, या जो पशु, पालतू पशु हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को उस समय इस्तेमाल किया जाता था जिनकी एक्चुअल वैल्यू उतनी थी। लेकिन आगे चलकर आधुनिक काल में करेंस जिसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की गई। सांकेतिक मुद्रा मतलब कि वो जिस वस्तु को इस्तेमाल किया गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसको ऑथोराइज किया गया, कोई संस्था ऑथोराइज कर रही है कि इसकी इतनी वैल्यू मानी जाए।
तो आप आज भी देखेंगे कि हमारे देश में जो मुद्रा है वो सिक्के के रूप में है, धातुओं के होते हैं। अब तो वो कोई कीमती धातुओं के ना होकर के एक नॉर्मल धातु के बनाए जाते हैं। पहले पहले के शासन काल में सोने चांदी तांबे के सिक्के चलते थे और उसी हिसाब से वैल्यू होती थी। सोने के सिक्के की ज़्यादा वैल्यू होती थी, उसके बाद चांदी की, उसके बाद तांबे की। अब क्या है, अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें करेंसीज आती हैं। करेंसीज मतलब, करेंसी समझते ही होंगे, जो कागज के नोट हमारे पास हैं, ठीक है। तो करेंसीज को क्यों लागू होता है, क्यों सब लोग इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी मान लो हमने 10 रुपए का कोई करेंसी या 100 रुपए का कोई करेंसी किसी को दिया, तो उसके बदले में हमें सामान मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो उसे ऑथराइज कर रही है कि इसको 500 रुपए की वैल्यू मानी जाए, इसीलिए उसकी वैल्यू 500 रुपए है। आप देखेंगे उसके नीचे लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और नीचे गवर्नर जो आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत के जो गवर्नर होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। वो भारत में मुद्रा छापने के लिए जो संस्था होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसके गवर्नर, उसके जो हेड होते हैं वो ऑथराइज कर रहे हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू उतनी होती है। तो ठीक है, तो इसको आप करेंसीज को समझ गए होंगे। साथ ही साथ अब जो आधुनिक माध्यम है उसमें आप देखेंगे चेक भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चेक पर भी आप देखेंगे चेक कागज का टुकड़ा है, और उस पर अगर जितना अमाउंट लिख दिया गया, अगर उस व्यक्ति के अकाउंट में उतना पैसा है और उस व्यक्ति ने सिग्नेचर कर दिया, तो वो कागज उतने रुपए की वैल्यू का हो गया। क्योंकि देखिए, मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 रुपए के तक का मैं चेक किसी व्यक्ति को दे सकता हूँ। तो जैसे ही मैं किसी को मान लो 40,000 रुपए का चेक मैंने काट करके दिया, तो उस कागज की वैल्यू 40,000 हो गई। उसी पर मैंने 2,000 लिख दिया, तो उस कागज की वैल्यू 2,000 हो गई। ठीक है। तो इसी तरह से देश स्तर पर भी होता है। रिजर्व बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जितने पैसे हैं उतने रुपए तक का वो, जितनी उसकी क्षमता है उतने रुपए तक का वो नोट छाप सकता है, क्योंकि वो एक तरह से चेक ही हुआ। वो रोज रोज चेक नहीं काटता, बल्कि एक ही बार वो करेंसी के रूप में छाप देता है। ठीक है। अब ये सारी चीजें, उसका अब तो प्लास्टिक मनी भी प्रचलन में आ गया है, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अब डिजिटल करेंसी भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन ही हम रुपए को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो क्या है, विनिमय के माध्यम है। अब जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उन्हें हमें बैंकों में जमा होते हैं। तो नॉर्मल यूज के लिए लोग अपने करेंसीज के रूप में, सिक्कों के रूप में अपने घरों में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाकी जो पैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे बैंकों में जमा होते हैं। जो हम जमा करते हैं, कोई भी व्यक्ति बैंकों में जो पैसे जमा करता है, उसके बदले में वो ब्याज देता है। ठीक है। साथ ही साथ जितने लोगों ने जमा किया है बैंक में पैसे, बैंक उसी पैसे को फिर जिसको जो आवश्यकता होती है उसे ऋण देता है, कर्ज देता है। ठीक है। जो ऋण और कर्ज दे रहा है, उसके बदले में उस व्यक्ति से वो ब्याज लेता है, जिससे वो बैंक लाभ भी कमाता है, अपने कर्मचारियों के खर्चे भी चलाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए चेक में भुगतान दिया हुआ है, इसको भी आप समझ सकते हैं किस तरह से चेक लिखा जाता है। चेक लिखना आपने सीख भी गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो घर में अपने बड़ों से एक बार चेक लिखता हुआ देखिए और उसे समझिए कि किस तरह से चेक लिखा जाता है। बच्चों, आप सभी के अकाउंट भी होंगे और अकाउंट को मैनेज करना भी सीखे होंगे। ये भी एक अच्छी बात है, हमें अकाउंट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से अकाउंट खोलते हैं और किस तरह से हम पैसे निकालते हैं, किस तरह से हम पैसे जमा करते हैं। तो आप ये चेक देखेंगे, चेक के बारे में भी आप जानते होंगे। यहाँ पर हम जिसको पैसे देने होते हैं, रुपए देने होते हैं, उसका नाम लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जितना अमाउंट हमें देना है। तो ये वर्ड में लिखा जाता है और यहाँ पर उसी चीज को फिगर में लिखा जाता है, डिजिट में लिख दिया जाता है। और ये स्थान जो होता है ये आपके सिग्नेचर का होता है। तो जो व्यक्ति इस चेक को जारी कर रहा होता है वो यहाँ पर सिग्नेचर करता है। यहाँ देखिए आप अकाउंट पे लिखा है, अगर आप ऐसा लिखते हैं
या केवल ऐसे 2 बार क्रॉस कर देते हैं तो इस चेक का भुगतान केवल इस व्यक्ति के अकाउंट में ही होगा, कैश इसे बैंक पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं लिखते हैं, मान लो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, तो ये व्यक्ति अपनी आई कार्ड दिखाकर बैंक से नगद भुगतान भी करा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक जो है एक कैश के रूप में काम करता है। यहाँ आप देखेंगे कि चेक के नीचे यहाँ बारकोड होता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। इनमें से जो पहला होता है जिसमें हम आप देखेंगे स्लैश या इन्वर्टेड कमा के अंदर जो लिखा होता है यही डिजिट चेक नंबर होता है। साथ ही साथ इसके आगे की जो चीजें होती है, एक MICR कोड होता है, और ये भी कुछ ऐसा कोड होता है जिसका बैंक अपने जो प्रिंट होकर चेक निकलती है उससे संबंधित रिलेटेड ये डाटा होता है जिसका बैंक इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर डेट लिखा होता है, तो डेट जब भी लिखते हैं तो डेट से कुछ दिनों तक, इस समय 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तक इस चेक की वैल्यू होती है। अगर 3-4 महीने तक हमने उसे 6 महीने 8 महीने हम रखे रहा, उसके बाद बैंक में लेकर के गए, तो ये चेक मान्य नहीं होता है। तो इसकी एक टाइम पीरियड होता है, उस तो जितना ये डेट लिखा हुआ है उसके आगे उतने दिनों तक ही ये चेक वैल्यू होता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो दूसरी एक चीज, ऋण से संबंधित भी गतिविधियां हमने बताया था कि बैंक क्या करता है, पैसे जमा कराता है, उस पर ब्याज देता है लोगों को, और जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेते हैं उस पर वो ब्याज लेते हैं, बैंक लेता है, और उसी से वो अपने खर्चे चलाते हैं और लाभ भी कमाते हैं। आप यहाँ देखेंगे इस चित्र के माध्यम से भी दिया हुआ है, ये बैंक है। बैंक की आय किस तरह से बढ़ती है, लोग पैसे जमा कर रहे हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। ठीक है, बैंक हमने पैसे जमा किया तो उससे निकाल भी सकते हैं और ब्याज भी लेंगे। लोग ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, ऋण चौकाते हैं तो वो ब्याज देते हैं। यानी मान, आपको पता ही है कि अगर मान लो 100 रुपये किसी ने दिया है, अगर 10% का ब्याज है तो उसे वो 110 रुपये लौटाने होंगे। अब यहाँ इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा मैं बताते चलूं, साख की 2 विभिन्न स्थितियां। साख क्या है, क्रेडिट इसे हम कहते हैं। देखिए ये क्रेडिट जो शब्द है ये हमारे लोन लेने की क्षमता से संबंधित है। लोन का मतलब कर्ज। तो जो बैंक हमें जितना रुपए कर्ज देने का तैयार है या जो कर्ज देता है तो उस चीज को हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो इस साख का क्या है कि जो जैसे मान लो हमारे स्थिति, बैंक लोन देता है लोगों को, लोगों की जरूरत पड़ती है। अब देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि त्योहारों का मौसम। ठीक है, किसी कोई व्यक्ति है जो जूता निर्माता है, वो इतने जोड़ी की मांग आती है। ठीक है, शहर से एक व्यापारी ने 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है और कच्चा माल भी खरीदना है। इन खर्चों के लिए उसको पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। तो वो 2 स्रोतों से पैसे लेता है। एक तो वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। ठीक है, कहता है कि भाई चमड़ा अभी दे दो, हम बेच करके आपको पैसे देंगे। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है कि भाई आप 1000 रुपये का जो भुगतान कर दो, उसके बाद महीना खत्म होने तक हम आपको ऑर्डर पहुंचा देंगे। महीने के आखिर में सलीम जूते में उन्हें कामयाब होता है और उससे अच्छा खासा लाभ होता है और उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। तो इस तरह से लोग लेन देन करते हैं आपस में और पैसे फिर चुका देते हैं और लाभ भी कमाते हैं। लेकिन यहाँ ये जानने की जरूरत है कि इस चीज को, जो आपसदारी में लेन देन होती है, उसको हम अनौपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम जैसे किसी रिश्तेदार से ले लिया, किसी व्यापारी से ले लिया, किसी आपस में आपसदारी में किसी से ले लिया, और किसी किसी जानने वाले से ले लिया, तो इस किसी महाजन से ले लिया, तो वो अनौपचारिक क्षेत्र हैं। वहाँ पर कोई खास नियम नहीं होते और उन चीज़ों को आप यूं समझो
कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि वो ब्याज लेगा या नहीं लेगा, और ब्याज लेगा तो थोड़ा लेगा या ज़्यादा लेगा, कम लेगा या ज़्यादा लेगा। जनरली जो होता है अनौपचारिक क्षेत्रक में ब्याज दर अधिक होती है। ठीक है, उसी तरह से आप ये दूसरे सेक्शंस को पढ़ेंगे। स्वप्ना की समस्या, ठीक है, ये भी एक किसान है जो 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। फसल तैयार होने कर्ज अदा कर देगी, लेकिन खेती करने के लिए साहूकार से ऋण लेती है। आप देखिए यहाँ से साहूकार से ऋण लेती है और फसल कीटनाशकों के हमले से बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है और फिर उसको सामान्य स्थिति होती है, कमाई इतनी नहीं होती कि वापस कर सके, तो इस तरह से वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। तो अनौपचारिक क्षेत्रकों में ये दिक्कतें आती है, वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब वो क्या किया गया है, अब सरकारों द्वारा प्रयास किया गया है कि बैंकों के माध्यम से लोगों को कर्ज दिया जाए। इससे क्या होता है कि एक निश्चित ब्याज दर लगती है और कम ब्याज दर लगती है, तो इससे लोगों को फायदा होता है। तो इन अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र के बारे में हम आगे भी दूसरी वर्कशीट में जानेंगे। आइए अब हम चलते हैं आज की जो वर्कशीट है उसके प्रश्नों उत्तरों पर भी एक नज़र डाल लें, ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकें। बच्चों, आप एक एक प्रश्नों को उत्तर मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं किताब की मदद से और यहाँ से समझते हुए भी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में आप देखेंगे सोने तांबे के तो पहले इस्तेमाल होते थे, तो ये कागज के नोट होंगे। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आप उसे किताब में ढूंढेंगे, ये लास्ट के पेजों में है, तो वहां से आप इसे देख भी सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, मोहम्मद यूनुस, क्योंकि ये सभी लोग तो भारतीय थे, तो केवल यही नाम बांग्लादेशी है, इसीलिए ये मोहम्मद यूनुस। आप इसे अपने चैप्टर के लास्ट 2 पेजों में ढूंढेंगे, मिल जाएगा। जमा का बड़ा हिस्सा पेज बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं? जब जमा करवा लेते हैं तो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बड़ा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऋण देने में करते हैं ना, इसी से तो लाभ कमाते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा चौथा, ऋण देने में। अब यहाँ कर है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पूरा कीजिए। जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। औपचारिक स्रोत का है नहीं, अभी हमने बताया था आपको, ये अनौपचारिक क्षेत्र का है, अनौपचारिक। यहाँ पर आपको अनौपचारिक स्रोत लिख देनी है, स्रोत तो यही लिखनी है, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक स्रोत, यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरह से आप 5वां प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। कौन करता है? औपचारिक क्षेत्र की गतिविधि कौन कौन से गतिविधियां करने वाली चीज हो गए? बैंक और ग्रामीण बैंक। तो ये खासतौर से जो बैंक की निगरानी कौन करता है, तो यहाँ लिखेंगे RBI। आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ पर वो भरना है। अब 6ठा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पन और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए कथन क्या कह रहा है, संकल्पना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो इसका कारण क्या है भाई, कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है, यानी कंसल्टेसिंग, जो आर्थिक संबंधों के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई सलाह होती है तो भारत सरकार को सलाह देता है। तो इसमें हमें देखनी है कि चूंकि ये दोनों चीजें सही है, तो आप देखिए इसमें कहाँ लिखा है, दोनों सही है, कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। इसमें कह रहा है कि दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। संकल्पना सही है, कारण गलत है, ये और संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें ये दोनों ही सही भी है और ये व्याख्या भी सही करता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा ए। 7वां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा के रूप का उदाहरण है। तो ये किस रूप का उदाहरण है? हमने जाना था ना कि वास्तविक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। ठीक है, तो ये कौन सा है? सांकेतिक मुद्रा। तो इसे आप यहां पर लिख देंगे सांकेतिक
मुद्रा का सांकेतिक रूप का उदाहरण है। नीचे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, नीचे चित्र में दिखाए गए चेक की कौन सी संख्या चेक संख्या है। अब तो मैंने बताया था आपको कि इसके इन्वर्टेड कमा के अंदर जो लिखा होता है वो चेक नंबर होता है, यानी ये है, और इसे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था। उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसे आप खुद लिखेंगे कि, और किताब की मदद ले सकते हैं। पहला ही पैरा है जो विनियोग के दोहरे संयोग के अभाव का। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में हमें जब मुद्रा की प्रचलन नहीं था तो हमें लेन देन के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमें बेचनी होती है और जिसके पास वो चीज़ खरीदनी है उसके पास जो बेचनी है वो हमें खरीदनी नहीं होती। तो हमें बेचने और खरीदने और सामने वाले को भी बेचने और खरीदने की चीज़ों को मैच कराने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यानी इसमें आप ये भी लिख सकते हैं केवल कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को अस्वीकार नहीं करता है। उत्तर दीजिए। अब कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि भारत में रुपए के में भुगतान करने में कोई स्वीकार क्यों नहीं करता भाई। तो इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रुपए को रिजर्व बैंक ऑथराइज करता है कि वो इतने रुपए के रूप में मान्य होगा। तो इसीलिए वो रुपए, वो करेंसी उस देश के अंदर उतने वैल्यू के रूप में मान्य होता है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं आसानी से कि चूंकि हमारे देश में रुपए जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है और वो चूंकि उस चीज को ऑथराइज करता है, प्रमाणित करता है कि इस कागज के टुकड़े को इतने रुपए के वैल्यू के रूप में माना जाए। तो यही कारण है कि वो हमारे पूरे देश में उतने रुपए के रूप में माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। हम अगली वर्कशीट में इस चैप्टर से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।